अभी हमने किया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन पर आ जाते हैं जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास रजिस्टर है R1, दूसरा है R2, एक और रजिस्टर है R3। एक रजिस्टर है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। तो अगर इन तीनों रजिस्टर्स के एक एंड अगर सिंगल पॉइंट पर आकर जॉइन हो, जैसे R1 का लेफ्ट एंड यहाँ जॉइन कर दिया, ये पॉइंट A, R2 का भी लेफ्ट एंड A पे आके जॉइन हो गया, R3 का A पर आके जॉइन हो गया, और बाकी दूसरे एंड वो भी सेम पॉइंट पर जॉइंड हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बार फिर से, सभी रजिस्टर्स का एक एंड से R1 का फर्स्ट एंड लेफ्ट साइड का, लेफ्ट एंड राइट एंड L R1 का लेफ्ट एंड A पे आके जॉइन होता है, R2 का भी लेफ्ट एंड A पर आके जॉइन होता है, R3 का भी लेफ्ट एंड A पर आके जॉइन होता है, और दूसरी तरफ R1 का राइट एंड B पर आके जॉइन होता है, R2 का राइट एंड B पर जॉइन हो रहा है, R3 का राइट एंड भी B पर जॉइन हो रहा है। मतलब एक एंड एक पॉइंट पे जॉइन हो रहा है और बाकी एक एंड दूसरे पॉइंट पे जॉइन हो रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे क्या कहते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये था 3 रजिस्टर्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह होगा। अब हम n रजिस्टर्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देते हैं। ज़्यादातर यूज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही होता है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। n रजिस्टर्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2, R3, और इसी तरह से करते करते Rn तक आ जाते हैं, और इन सभी को एक ही पॉइंट पर आके ज्वाइन कर देते हैं। इनको एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n रजिस्टर्स। अब इसकी स्टडी करने के लिए मैं हर ब्रांच में एक वोल्ट मीटर और एक एम मीटर लगाऊंगा, जिससे मुझे हर ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ़्लो होने वाला करंट पता चले। तो पहले R1 पे इसको थोड़ा बड़ा करके बना लेता हूँ। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, सर वोल्ट मीटर लगाया है।
और इसी में एक एमीटर A1, तीसरा रजिस्टर R3, और ऐसे ही nth रजिस्टर के लिए अब इन सभी को ज्वाइन किया, एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल ड्रॉप है V। तो मेरे पास n रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, R4, सॉरी Rn तक। R1 के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल ड्रॉप जानना चाहा, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जानना चाहता हूँ, इसलिए उधर वोल्ट मीटर। इसी तरह R3 से लेकर Rn तक वोल्ट मीटर। और हर ब्रांच में मैं करंट भी जानना चाहता हूँ, तो मैंने हर ब्रांच में R1 के लिए A1, A2, A3 से AN ये वो एमीटर्स लगाए हुए हैं। मैं एक एमीटर इधर भी लगा देता हूँ, इससे मुझे टोटल करंट, सर्किट में फ्लो करने वाला करंट पता चलता है। तो जब मैं इन्हें ऑब्ज़र्व करूँगा, पहली चीज़ जो ऑब्ज़र्व करूँगा वो ये कि सारे वोल्ट मीटर्स की रीडिंग बराबर होगी, चाहे वो V का हो, R1 का हो, R2 का हो। इसको नाम दे देते हैं V1, V2, V3, Vn तक। तो इन सभी वोल्ट मीटर्स की रीडिंग इक्वल होगी, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 टिल Vn। सभी इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे? जो अप्लाइड पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू V। जो हमारी बैटरी यूज़ करी गई है हम यहाँ पे, उसका पोटेंशियल ड्रॉप V है, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये सभी वोल्ट मीटर्स की रीडिंग्स इक्वल होंगी, और वो इक्वल बराबर होंगी V के। इसी तरह से जब मैं करंट के बारे में या एमीटर के बारे में देखूँगा, तो अगर A1 की रीडिंग मान लेता हूँ, पहले एमीटर की रीडिंग I1, I2, I3, इस तरह से IN, अगर इधर करंट I है, तो I1, I2, I3 से लेके IN तक इन सभी करंट्स को मैं ऐड करूँगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस टिल IN। इन सभी करंट्स को I1, I2, I3, I4 से लेके IN तक इनको ऐड करूँगा, तो ये मेरे को इक्वल होंगे I के, जो टोटल करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है। दिस इज इक्वल टू I। एक बार फिर से, हमारे पास n रजिस्टर्स थे, R1, R2, R3 से लेकर Rn तक। अब मैंने हर ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप जानना चाहा, तो उसके लिए मैंने हर रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और हर वोल्ट मीटर की रीडिंग को जब मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो ये पाया कि हर वोल्ट मीटर की रीडिंग बराबर थी, और वो किसके इक्वल थी? जो पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी प्रोवाइड कर रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड कर रही है,
उस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर थी सभी की रीडिंग्स। और मैंने करंट को जानने के लिए कि करंट कितना फ्लो कर रहा है हर ब्रांच में एमीटर्स का यूज़ किया। और जब एमीटर्स की रीडिंग को ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि हर एमीटर की रीडिंग को अगर मैं ऐड कर दूं, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 टिल IN, इन सभी को ऐड कर दूंगा तो ये टोटल करंट के इक्वल हो जाएगी जो इस बाहर की ब्रांच में फ्लो कर रहा है, बैटरी से जुड़ी हुई ब्रांच में जो फ्लो कर रहा है। तो अब एक इससे क्या पता चलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है और वो बराबर होता है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने प्रोवाइड किया है। और जो हर करंट फ्लो करता है हर ब्रांच में उनका सम इक्वल होता है जो करंट आ रहा है सिंगल ब्रांच से, मतलब जिस पॉइंट पे वो ऐड किए गए हैं सारे ब्रांचेस, उस पॉइंट पे जो करंट एंटर करता है उसके इक्वल बाकी ब्रांचेस का करंट। तो अब हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन है इसमें I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग इक्वल टू I। तो मैं हर रजिस्टर के लिए अगर ओम्स लॉ लगाऊं तो पहले R1 के लिए लगाते हैं। फॉर R1 resistance is R1, current flowing is equal to I1 and potential difference is equal to V। तो ओम्स लॉ से मेरे को क्या रिलेशन मिल गया, V is equal to I1 इंटू R1। I1 की वैल्यू V अपॉन R1। इसी तरह से दूसरे रजिस्टर फॉर R2 के लिए करंट है I2, पोटेंशियल डिफरेंस इज अगेन V, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने वोल्ट मीटर्स की रीडिंग को ऑब्जर्व किया तो पता चला कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और वो इक्वल है V के। तो फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू I2 इंटू R2 या फिर I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। इसी तरह से मैं हर रजिस्टर के लिए ओम्स लॉ लगाऊंगा तो मुझे हर करंट की वैल्यू मिल जाएगी। I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V बाय R3, ऐसे करके IN इक्वल्स टू V बाय RN। तो मैं सभी करंट्स की वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में पुट कर दूँ तो I1 था V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह पे V अपॉन R2 प्लस I3 की जगह पे V अपॉन I3 प्लस टिल IN is V अपॉन RN इज इक्वल टू टोटल करंट। अब नेट करंट I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, नेट करंट इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिस तरह से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए किया था उसी तरह से अब मैं मान लेता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में
जो नेट रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का वो इक्वल है आरपी के, उसको नाम दे देते हैं आरपी। सपोज नेट रेजिस्टेंस ऑफ combination is RP, then नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन है RP, तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू नेट करंट विच इज इक्वल टू I इंटू RP। RP क्या है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यहाँ से I की वैल्यू I इज इक्वल टू V अपॉन RP। ठीक है, अब हम I की वैल्यू यहाँ से निकाल के इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 टिल V अपॉन Rn इज इक्वल टू V अपॉन RP। I की जगह पे V अपॉन RP रख दिया इस इक्वेशन में। अब हम देखते हैं कि V लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉमन है और राइट हैंड साइड में भी, तो V कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिला V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस टिल 1 अपॉन Rn इज इक्वल टू V अपॉन RP। अब इस V से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn इज इक्वल टू 1 अपॉन RP। तो ये फाइनल रिलेशन हमें मिलता है नेट रेजिस्टेंस RP और कॉरेस्पॉन्डिंग या कॉन्स्टिट्यूटिंग रेजिस्टेंसेस R1 R2 से लेके Rn तक।